फाउंड बाय कॉन्केव मिरर्स। तो रूल्स जो हैं वो रूल्स हमने 4 रूल्स देखे थे। पहला रूल ये देखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये पोल हो गया, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल ये था। दूसरा रूल हमने ये देखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है ऐसे, मिरर से टकराने के बाद में इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ। और तीसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से ही आ रही है, मतलब फोकस से गुजरती हुई आ रही है, तो क्या होगा कि वो ऐसे जाने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस से टकराकर वो उसके पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल हमने ये देखा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर टकरा रही है किसी एंगल से, तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा पोल पर ही आकर टकराती है, मान लीजिए ये एंगल वो एक्स बना रही है रे ऑफ लाइट, तो इधर भी एंगल एक्स ही बनेगा, ये वाला एंगल भी एक्स बन जाएगा। ये हमने 4 रूल्स देखे थे। अब इन्हीं 4 रूल्स को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर आगे कि इमेजेस बनती किस किस तरीके से। ठीक, तो अब आप हेडिंग डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट types of images formation of different types of images by a concave mirror। तो जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में अलग अलग तरीके की इमेजेस किस तरीके से बनेंगी वो मेरे को देखना है। ठीक है, वो देखेंगे। और इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें बार बार ये देखना होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है। तो हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी। हमें देखना होगा एक तो इमेज बन कहाँ पर रही है, तो बनने का मतलब क्या है कि किस जगह पर बन रही है, यानी कि उसकी पोजीशन। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन एक तो देखेंगे। उसके बाद एक तो P फॉर पोजीशन, पोजीशन, फिर N फॉर नेचर, फिर S फॉर साइज। तो मुझे उसका पोजीशन, नेचर, साइज, PNS मुझे ये चेक करना होगा और इसी सीक्वेंस में मैं इसको याद करता चलूँगा। तो पोजीशन में तो हम ये देखेंगे कि इमेज बन कहाँ पर रही है कितने डिस्टेंस पर बन रही है ना, मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, वो देखेंगे। नेचर बिल्कुल सीधा सीधा याद रखिएगा। जो रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज जो बनेगी वो हमेशा उल्टी ही बनेगी। तो अब ये है कि जैसे मान लीजिए हम कैमरा में अगर हम फ़ोटो खींचते हैं किसी की, तो वो तो उल्टी नहीं बनती, वो तो सीधी ही बनती है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, उसके लिए अरेंजमेंट करा जाता है, उसके लिए एक और लेंस उसमें लगाया जाता है जो उस उल्टी इमेज को सीधा कर दे। ठीक है, तो इस वजह से रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और जो वर्चुअल इमेज है, जो नकली इमेज है, वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो नेचर 2 ही तरीके का होता है, या तो उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे या फिर उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे। और तीसरा है उसका साइज़। तो साइज़ क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट जितना ही होगा तो उसको सेम साइज बोल देंगे कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है, जैसा प्लेन मिरर में होता है। ठीक है, और या फिर एनलार्ज्ड होगा। एनलार्ज्ड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट तो छोटा था लेकिन इमेज बड़ी बन रही है। या फिर डिमिनिश्ड होगा कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा था लेकिन इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मुझे बार बार देखनी है। जो ये बोल रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो मुझे इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो उसमें 3 चीज़ें देखूंगा बार बार, पोजीशन, नेचर, साइज। ये तो हम इमेज के बारे में देखेंगे। अभी मैं आपको लिखवा दूंगा सारी चीज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे देखना होगा वो देखिएगा।
अभी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जब मैं लिखना शुरू करूँगा तब आप बनाइएगा उसको। ये तो पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाते हैं, ऐसे एक ना एरो बना देते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी हो गया, कोई पर्सन हो गया, तो कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो ये उसका हेड हो गया, ये उसका फुट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह से बनाते हैं, ऊपर एरो नीचे ऐसे ही सिंपल, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि एक बार ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, तब देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर, तब देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को और खिसकाया और खिसका कर रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर देखेंगे इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है। फिर ऑब्जेक्ट को उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को रख दिया, फिर ऑब्जेक्ट को उठाकर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, और फिर ऑब्जेक्ट को इतनी दूर ले गए कि इन्फिनिटी पर रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा केस। तो टोटल 6 केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है। वही 6 केसेस मेरे को एक पैटर्न के तहत याद करने हैं, रटना नहीं है, एक पैटर्न के तहत याद करने। मैं कोशिश करूंगा कि यही सबको आपको याद हो जाएंगे। तो पहला नोट करेंगे आप जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो फर्स्ट when the object is placed between when the object is placed between pole and focus, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए तब क्या होगा। तो अभी मैं बनवा रहा हूँ, अभी आप लोग इसको जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाकर जाएंगे। अभी कोशिश करते हैं कि यहीं लर्न हो जाए, और फिर उसके बाद इसको ना घर पर एक बार स्केल से, पेंसिल से प्रॉपर्ली बनाकर देखना, ठीक है। तो जैसा बता रहा हूँ वैसे वैसे ही वो बन जाएगा, मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला हमने करा ये है पोल, ये है फोकस, और थोड़ा सा मैं ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही ध्यान रख रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है ना पोल और फोकस का, उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का दिखाई दे, क्योंकि मैं जानता हूँ फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब ठीक तो है। यस सर। क्या टूटा? कड़ा लग गया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैंने मुझे लगा कुछ कांच की चीज गिरी है। अच्छा, तो हम ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, ये हो गया ए बी। अब जो मैंने ये 4 रूल्स करे थे, इन रूल्स को मैं यूज करूंगा, और ये रूल्स हमें ऐसे यूज करने हैं कि इसमें ये पहला रूल जो है याद रखिएगा, ये मेरे को हर केस में यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी इनफाइनाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, लेकिन हम कोई 2 रेज ऑफ लाइट लेकर चलेंगे, ठीक है। और वो 2 रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर मिलेंगी, हमारी इमेज वहीं बन जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, पहली रे ऑफ लाइट यहाँ से मैंने निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से लग रही है ना थोड़ी बहुत पैरेलल। अब जो पैरेलल है तो फिर ये इससे मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी, ऐसे ऐसे गुजरेगी। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट, दूसरा जो वो है, हम रूल ये यूज करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो जिस रास्ते आती है रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी रास्ते लौट जाती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये रे ऑफ लाइट उल्टी तो आ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल रख कर ना इसके टिप को, ऑब्जेक्ट के टिप को, हेड को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन में अलाइन कर लेंगे। तो जब अलाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा, देखिए। तो ये जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते लौट कर आएगा, समझ गए। इसको आपको अलाइन करना होगा, इसको आपको अलाइन करना होगा, और आप ये कहेंगे जब अलाइन करेंगे तो ये जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते लौट कर वापस आएगा। तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज मेरे पास ये 2 हो गई, समझ गए।
क्लियर? तो पहला रूल क्या है कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। गौरी दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, शायद अब दिख जाएगा। ठीक है, गूंज रही थी आवाज। तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये मिरर को टकराकर फोकस से होकर गुजरी। और एक रे ऑफ लाइट के लिए मैंने क्या करा कि ये जो टिप है यानी कि जो हेड है ऑब्जेक्ट का, इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जैसे स्केल रखा ना, स्केल रखकर अलाइन कर देंगे दोनों को एक लाइन पर, कि लाइन सीधी खिंच जाए। ठीक है, तो वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट कर आएगी। तो भाई आप ये देखिए, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है ना, ये यहाँ पर खुलती जा रही है। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट यहाँ पर तो बिल्कुल मिलती जा रही है, नज़दीक आती जा रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो धीरे 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 खुलती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिलेंगी नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगी, इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो इसको यहाँ से एक्सटेंड करा, इसको यहाँ से एक्सटेंड करा, और एक्सटेंड करने पर हमने देखा कि दोनों यहाँ मीट कर गई। यहाँ पर मीट करी तो इसको ऐसे ये बना लिया, ये हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ लिखेंगे इमेज formed will be। तो सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इसका पोजीशन। ठीक है, फिर लिखेंगे नेचर, फिर लिखेंगे साइज। तो विल बी कहाँ पर बन रही है? विल बी बिहाइंड द मिरर, विल बी बिहाइंड द मिरर। उसकी पोजीशन क्या है? मिरर के पीछे। विल बी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अच्छा दूसरा उसका नेचर, जो चीज़ सीधी दिखाई दे रही है मेरे को, वो तो वर्चुअल है। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जरा देखकर खुद ही बता दो, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ी है? इमेज बड़ी है। इमेज बड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? एनलार्ज्ड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एनलार्ज्ड। ठीक, चलिए जी, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस हम देखेंगे, गंदा ऑब्जेक्ट, ये अभी पोल और फोकस के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, फोकस पर ही रख देंगे सीधा। ठीक, तो सेकंड देखेंगे, गंदा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। भाई ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर सीधा फोकस पर रख दिया। फिर से बनाइए कॉन्केव मिरर। तो पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने सीधा फोकस पर रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा, तो अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, यहाँ से ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से ये टकराकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे? इस तरह से अलाइन करेंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में। स्केल रखकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन करेंगे, तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते टकराकर वापस लौट जाएगी। तो मुझे जो दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है ना, इनमें कुछ गैप नहीं दिखाई दे रहा। जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर है, यानी कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। समझ गए? पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। अच्छा, कभी भी रेज को पीछे एक्सटेंड कब करते हैं? पीछे तब एक्सटेंड करते हैं जब मिलती हुई दिखाई दे रही हो। मिलती हुई दिखाई दे रही हो तो भाई पीछे भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, इधर भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो एक्सटेंड कहाँ तक करोगे आप? है ना। तो इट्स बेटर आप ये कहेंगे भाई रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है। और जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिलती कहाँ पर है? इंटरसेक्ट कहाँ पर करती हैं? कभी करती ही नहीं है। ठीक है, तो उसको टेक्निकली ये बोल दिया जाता है कि वो इन्फिनिटी पर कहीं पर मिल रही होंगी जाकर। इन्फिनिटी मतलब दूर कहीं मिल रही होंगी, मुझे नहीं पता कहाँ मिल रही है। ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे कि इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर ऐसे ना लिख दीजिए इन्फिनिटी, यानी कि ये रेज ऑफ लाइट पैरेलली कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ फिर से आप इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी सबसे पहले P पोजीशन बताइए कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी, फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। फिर N यानी कि नेचर बताओ क्या होगा, नहीं जो इस तरफ ही बन रही है उसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। भाई जो पीछे बन रही है वो होगी वर्चुअल, तो जो इधर बन रही है वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा होता है उसका साइज बताइए, साइज जब मुझे दिख ही नहीं रही है इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो उसका साइज के बारे में हम क्या बताएं। तो अभी के लिए लिख लीजिए क्या, क्यों ऐसे अभी के लिए लिखिएगा हाईली एनलार्ज्ड, लेकिन वो क्यों है, पहले अभी ना मेरे को टोटल 6 केसेस देखने हैं, तो पहले बाकी के सारे केसेस देखेंगे तब आप अपने आप ही कह देंगे कि ये हाईली एनलार्ज्ड ही बनेगी। कैसे, अभी समझ में आएगा। एक बहुत अच्छा पैटर्न हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। यहाँ पर ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, एट इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पैरेलल है। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पर मिलती हैं, तो जहाँ वो मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा, सेम साइड पर बन रही है मिरर के, तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तीसरा, आप बस अभी के लिए लिखिए, 5-10 मिनट के लिए लिख लीजिए हाईली एनलार्ज्ड, फिर इसका भी जवाब देंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब जरा थर्ड केस देखते हैं। हाँ जी, थर्ड केस देखेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले रखा पोल और फोकस के बीच में, फिर रखा फोकस पर, अब रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। When the object is placed between F and C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया हमने, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से, फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए आप क्या करिए, भाई मुझे फोकस सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कराऊंगा ना, तो बहुत ऊपर हो जाएगी, मेरे को मिरर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ जाएगा। ज़्यादा बढ़िया क्या है, फोकस से गुजार दो। अगर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मैंने फोकस से गुजार दी, तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा उसका, अगर रे ऑफ लाइट मैंने फोकस से गुजार दिया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गुजरेगी, अगर रे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे हमारी इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो मिरर के सामने की तरफ ही जो इमेज बनेगी ना, उसको आप बोल्ड लाइन से बनाएंगे, और जो मिरर के पीछे बनेगी उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज को हमेशा आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे और रियल इमेज को हमेशा बोल्ड लाइन से बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, दोबारा से देखेंगे, या पहले एक बार ये देखिए, यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज लिखिए। इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले पोजीशन कहाँ पर बन रही है इमेज, सी के इस तरफ, तो क्या बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फिर नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर दो ही तरह के होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड बोलिए साइज। वैसे मुझे थोड़ा सा यहाँ बनाना चाहिए था, ये नहीं सेम नहीं, ये थोड़ा छोटा और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। गौर से देखिए, इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई गई है ना। एनलार्ज लिखेंगे, हाईली एनलार्ज नहीं, सिर्फ एनलार्ज लिखेंगे। ठीक, ये हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। गौरी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है when the object is placed at C। when the object is placed at C, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। When the object is placed at C, ऑब्जेक्ट को C पर ही रख दिया गया, A और B, इसी ऐसे C यहाँ पर लिख लो, कुछ सोच कर लिख लो। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर C पर ही रख दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दीजिए, दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजारा तो ये मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सर सेम साइज है। अच्छा, ठीक है, ये जो मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है, ये अगर आप स्केल से बनाएंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दोनों आप देखिएगा, दोनों जो हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अच्छा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहाँ पर हेड बनेगा उसका, वहाँ पर हेड बनेगा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ए डैश हो गया, ए डैश बी डैश। तो अब आप ये देखिएगा कि जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी ठीक वहीं पर बन रही है, बस उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तो क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले एट सी,
इमेज कहाँ पर बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर ही बनेगी, पहली चीज। दूसरा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा उसका साइज, सेम साइज। ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा आप लिखेंगे will be of the same size as the object। हाँ गौरी बताइए, सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। दोबारा बता दूँ। आप ये देखिएगा कि हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रख दिया, ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब क्या है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी इनफाइनाइट। हम तो कोई दो रेज ऑफ लाइट लेकर चल रहे हैं। तो पहली रे ऑफ लाइट मैंने कौन सी ले ली? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने फोकस से गुजार दी, तो जो फोकस से गुजरी रे ऑफ लाइट वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये फोकस से होकर आ रही है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर भी एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई। एक रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पर हमारी इमेज बन गई। ऐसे ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज यहीं बन गई। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि इमेज आपकी सी पर ही बन रही है और जो उसका नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और तीसरा, वो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज की इमेज भी बन रही है। ठीक, इसके बाद पांचवा देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। होल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया बियॉन्ड सी, ये हो गया ए बी। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, एक रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार देंगे ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बना दो, ए डैश बी डैश। बताइए जी, क्लियर है? तो पता नहीं कि दोनों जो है ये थोड़ा सेम लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसमें इमेज थोड़ी छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज थोड़ी छोटी बनेगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी कहाँ बनेगी? पहले तो ये देखिए इमेज बन कहाँ पर रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। विल बी बिटवीन F and C। इमेज फॉर्म्ड विल बी बिटवीन F and C। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगी, पहली चीज। दूसरा, उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, इधर ही बन रही है। और फिर ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में थोड़ी छोटी बनती है, तो उसको लिख देते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है,
ये 5 केसेस हो गए, छठा केस देखेंगे। When the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो क्या होगा? When the object is placed at infinity, तो देखिए जब इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा? हम ये कहेंगे नहीं भाई, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही है, तो हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, दो ही तो रेज ऑफ लाइट होती हैं, तो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो टकराती हैं और एक जो टकरा कर वापस आती हैं, वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। तो जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है वो क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो मैं कहूँगा इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, और अगर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। टेम्परेचर क्या 30 डिग्री हो गया है क्या? यस सर। सही में मतलब 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो गया है, एकदम से बढ़ गया। अलर्ट रहना एकदम से, अभी ठंड लौट भी सकती है, 2-4 दिन का झटका लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बरसात हो जाए, ऐसा ही है मौसम। रात तो वाकई में गर्मी लग रही है, पंखा चलाने का मन कर। यहाँ लिखना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरह से आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा, जो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है ये भी फिर फोकस से ही गुजरेगी। तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पर रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहीं तो हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज तो इस बार फोकस पर ही बन गई, डॉट साइज बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज, जिसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पर। तो वो इमेज का साइज वाइज बनाने का मेरे को कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फोकस है पॉइंट, उसी पर दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड will be at F, फोकस पर बन रही है, फिर उसका नेचर क्या होगा? इस तरफ बन रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अब जब मैं सारे के सारे केसेस देखूंगा दोबारा से और फिर इसके जवाब पर आएंगे हाईली एनलार्ज्ड, इसका क्या मतलब है? तो पहले एक चीज़ देखते हैं, पहले पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं हर जगह पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना, पहले पोजीशन लिख रहे हैं ना, तो पोजीशन की बात करते हैं। तो हम शुरुआत से देखते हैं फर्स्ट केस से देखिए, ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और सी के बीच में, फिर रख दिया सी पर, फिर रख दिया सी के बियॉन्ड, और फिर रख दिया इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे कहाँ करता जा रहा हूँ? दूर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये पहला केस है, ये तो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आप ये देखिए सिर्फ पहला ही केस ऐसा है जिसमें हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, बाकी सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है इमेज, समझ गए। तो पहला तो एक्सेप्शनल केस समझकर छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरे केस पर आ जाइए, ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पर, ठीक है, इमेज बनी इन्फिनिटी पर। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पर तो इमेज बन गई फोकस पर,
ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक। आगे चलते हैं, फोकस से थोड़ा और दूर करा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर करा, इमेज अभी कहाँ पर थी इस केस में, इमेज थी इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत दूर थी इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर करा तो इमेज थोड़ी सी पास आई, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे, इमेज धीरे 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 पास आती चली जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर खिसका दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बीच में रख दिया, तो इमेज जो इन्फिनिटी पर बढ़ रही थी ना, अब आ गई चुपचाप यहाँ पर आ गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आई, ठीक है। अब क्या करा, ऑब्जेक्ट को खिसका कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, इमेज और खिसकी इधर, ठीक है, कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ गई। पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा था, इमेज जो दूर थी वो धीरे धीरे पास आती जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को खिसका कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज जो है वो और खिसक के अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई, ठीक है। और अल्टीमेटली अब ऑब्जेक्ट को ही गायब कर दिया, बहुत दूर भेज दिया, इन्फिनिटी पर भेज दिया, तो इमेज जो है वो खिसक कर फाइनली फोकस पर आ गई, फोकस से आगे नहीं जाएगी इमेज, ठीक है, फोकस तक ही आएगी। तो पहला पैटर्न मैंने ये स्टडी करा कि केस नंबर 1 जो है उसको तो एक्सेप्शनल केस मानकर छोड़िए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी केसेस हैं उसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है, तो इमेज हमारी धीरे धीरे पास आती है, ठीक है। और वो क्या है कि जो हमने स्टडी भी करना शुरू करा था, वो कहाँ से शुरू करा था कि ऑब्जेक्ट फोकस से इन्फिनिटी तक गया, तो इमेज इन्फिनिटी से फाइनली फोकस तक आ गई। ऑब्जेक्ट फोकस से इन्फिनिटी तक भागा, तो इमेज इन्फिनिटी से भागते भागते फोकस पर आकर रुक गया, समझ गए। उसके बाद हम अगली चीज़ पर आते हैं जो इसका नेचर है, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ये है कि वही जो चीज़ मेरे को सामने दिखाई दे रही है, मिरर के सामने बन रही है, उसको मैं रियल एंड इन्वर्टेड बोलूँगा। इन पांचों केसेस में पहले वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि वो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट फैलती जा रही है और यहाँ पर नज़दीक आती जा रही है, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इस तरफ बन जाएगी। लेकिन बाकी के जो केसेस हैं हमने, मुझे दिख रहा है कि इमेज हमारी सामने ही बन रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है सामने ही, तो जब सामने ही इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी बाकी के पांचों केसेस। ये क्लियर। अब आ जाते हैं इसके साइज पर। तो साइज पर देखते हैं, लास्ट से उठाते हैं, लास्ट से उठाते हैं। तो लास्ट में जो इमेज का साइज है कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, जरा सा नन्हा साइज, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि अभी क्या था, पॉइंट साइज अभी क्या है, छोटा है, अभी छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड के बाद थोड़ा सा साइज और बढ़ा मतलब ऑब्जेक्ट जितना हो गया है ना, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। फिर क्या हो गया, सेम साइज के बाद में एनलार्ज हो गया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो पहले क्या था, पहले पॉइंट के बराबर था, फिर उसके बाद जरा सा बड़ा हुआ, तो जरा सा बड़ा मतलब डिमिनिश्ड कहेंगे उसको, मतलब छोटा है ना, पर इसके कंपैरिजन में तो बड़ा है, डिमिनिश्ड है। फिर क्या हुआ, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज है, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हुआ। फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया, तो उसके बाद भाई हाईली एनलार्ज ही हुआ, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इस वजह से यहाँ पर हाईली एनलार्ज लिखा गया है कि धीरे 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 ऑब्जेक्ट के दूर जाने से धीरे 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 इमेज नज़दीक आ रही है। तो धीरे 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 इमेज का जो साइज़ है वो जब बढ़ेगा, तो इन केसेस में एक पैटर्न के तहत ही बढ़ेगा। पहले पॉइंट साइज था, फिर डिमिनिश्ड हो गया, फिर सेम साइज का हो गया, फिर एनलार्ज हो गया, तो उसके बाद हाईली एनलार्ज ही होगा। तो इस वजह से ये हाईली एनलार्ज है। तो ये ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ऑब्जर्वेटरी क्या है, दिख रहा है भाई बहुत बड़ा हाईली एनलार्ज, तो मैंने बोल दिया हाईली एनलार्ज, दिख नहीं रहा भाई, इन्फिनिटी पर है, मेरी नज़र नहीं जा रही इतनी दूर तक, मैं नहीं देख पा रहा कहाँ बन रही है इमेज उसकी। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, तो भाई फिर हाईली एनलार्ज ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जैसे मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर ले लें, कॉनकेव मिरर, तो ये भी एक ना जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री के तहत ये चीज़ देखी गई। जैसे सन है ना, सन का रेडियस, सन का साइज पता है क्या किसी को, सन का रेडियस, सन का साइज, सन की दूरी, वो सन नहीं है, मून है, ठीक है। तो वो नहीं है, मून बड़ा ठंडा होता है, मून तक जा सकता है, गए मतलब हम नहीं जा सकते, साइंटिस्ट पहुँचे हैं वहाँ तक, ठीक है। लेकिन सन तक तो कोई नहीं जा सकता ना, सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की, सन तक कौन पहुँचेगा भाई, वो सन तक जाते जाते ही न जाने कितने लाख किलोमीटर पहले होगा, तभी पिघल के सब खत्म हो जाएगा भाई। धीरे धीरे हम सन तक पहुँचते जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो कोई डिवाइस इंसान ने तो बनाई नहीं है अभी तक ऐसी जो वहाँ पहुँच जाए, ठीक। तो सन तक तो कोई नहीं पहुँचता, तो उसका भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि अच्छा इतनी दूर है, ठीक है, सन की रेज़
वहाँ से जब सुबह सुबह सनराइज होती है तो वहाँ से और अर्थ के एक पॉइंट तक इतनी देर में आ जाती है। अच्छा, तो टाइम पता चल गया। फिर रेज ऑफ लाइट है, तो रेज ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है 3 × 10⁸, ठीक। तो स्पीड मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन फॉर्मूला लगाकर वो चीज़ निकाली गई है। एक चीज़ ये है कि मैंने फार्मूला लगाकर बता दिया, अच्छा ऐसे ऐसे इतनी स्पीड से जाऊँगा, इतना टाइम लगेगा, हाँ तो मेरा स्कूल ना इतने किलोमीटर दूर है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम रियल टाइम में देखेंगे तो मामूली सा वेरिएशन आएगा। इसी तरह से सन तक पहुँचना अभी तो पॉसिबल नहीं है। हनुमान जी पहुँचे थे बस, और तो कोई पहुँचा नहीं, ठीक है, उन्होंने तो खा लिया था। तो अब जो है कहानी ये है कि वो ऑब्जर्वेटरी है, फार्मूला मतलब ऑब्जर्वेटरी नहीं है, वो फार्मूला लगाया। तो ये भी चीज़ वही है। तो क्या है कि जैसे मिरर है ना, तो मिरर में ये होता है कि अगर मान लीजिए सन है तो सन बहुत बड़ा है, तो उसकी जब हम इमेज बनाते हैं तो वो ऐसी डॉट्स ही बनती है ना, पॉइंट साइज। तो सन है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर जो चीज़ रखी है, जो ऑब्जेक्ट रखा है भाई, वो ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होगा, तभी उसकी पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था तो वो बहुत बड़ा था, जैसे मेरे को दिखाई देता है सन इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा है। इसी तरह से हम ये कहेंगे जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो वो भी हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक। तो इसके पीछे थ्योरी दी गई, ऐसा है तो इसलिए हाईली एनलार्ज है, ये सारा बढ़ता जा रहा है इसलिए हाईली एनलार्ज है, ठीक है। ये ऑब्जर्व नहीं करा गया क्योंकि इमेज हमको दिखाई नहीं दी, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, तो ये 6 के 6 रूल्स सभी को याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ये करना है आपको, और जब आप इसको बनाएंगे ना तो जो अपना कंपास है, कंपास को जरा टाइट कर लेना, एक ही पोजीशन पर फिक्स कर लेना। जो आपको पेपर में शीट्स मिलती है वो शीट लाइन वाली मिलती है, प्लेन नहीं मिलती। तो जो लाइन आएगी उस पर जरा डार्क पेंसिल से स्ट्रेट लाइन बनाना ना, वो तो आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। वहीं पर एक जगह कंपास का नीडल रखकर और आप एक आर्क लगा देना, ठीक है। तो वो जो आर्क हो जाएगी उसको पीछे से ऐसे शेड कर देना, वो मिरर बन गया, ठीक। अच्छा, कंपास का नीडल जहाँ पर रखेंगे दैट विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आप जो रेडियस लेंगे ना, तो ऐसा लेना, अजीब सा मत ले लेना 7.1। तो 7.1 का आधा करने में आप ही को दिक्कत होगी ना, उसको ले लेना 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ताकि उसका आधा 2.5 सेंटीमीटर आप आसानी से फोकस मार्क कर सको। आपने कंपास से आर्क लगाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पर कंपास का नीडल रखा था वहाँ हल्का सा होल हो जाता है मामूली सा, वहाँ पर सी लिख देंगे, उसका आधा डिस्टेंस नाप कर एफ लिख देंगे, फिर स्केल की हेल्प से बनाओ एग्जैक्ट आपकी, जैसे यहाँ पर मेरी ना ये दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, एक जैसी नहीं दिखेगी, वो छोटी ही बनेगी इमेज। करके देखना एक बार, ठीक है, करके देखोगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें। तो ये तो हमारा कॉनकेव मिरर के केसेस हो गए। इसके बाद ये देखेंगे कि रूल्स देखेंगे पहले कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कॉनकेव मिरर अगर समझ में आ गया तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत आसान है। कॉन्वेक्स मिरर में इतने सारे केसेस भी नहीं बनते, ठीक है। चलिए जी, गौरी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। अभी कॉन्वेक्स का रहने दो, फिर यूजेस रह गए, इसके यूजेस लिखना है। यूजेस लिखते हैं पहले, लिखिएगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ये मिटा रहा हूँ इधर से। Uses of concave mirrors. First लिखेंगे concave mirrors are used as shaving mirrors to see a large image of the face.
concave mirrors are used as shaving mirrors to see a large image of the face. To see a large image of the face. ठीक है, अब ये वो वाले मिरर नहीं है जो दीवार पर लगे हुए हैं, दीवार पर कर रहे हैं और बना रहे हैं, झाग बना रहे हैं, फिर उसके बाद शेविंग कर रहे हैं, वो वाले मिरर नहीं है। क्या होता है कि जो मिलिट्री मैन होते हैं, अगर आप किसी मिलिट्री मैन को देखेंगे तो मिलिट्री मैन का जो कपड़े पहनने का तरीका है, जो उसका चेहरा होगा और जो बाकी किसी नॉर्मल इंसान को देखोगे तो उन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। फ़र्क कैसे नज़र आएगा? उनका वो जो टर्न अराउंड जो होता है वो देखा जाता है, उसके भी मार्क्स होते हैं हर एक कैडेट के। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके कपड़े देखे जाएंगे कि कपड़ों पर आपने ढंग से प्रेस कर रखी है या नहीं, कहीं पर किसी भी तरीके के कोई निशान तो नहीं है, ठीक है। और शूज़ हैं वो देखे जाएंगे, वो प्रॉपर्ली पॉलिश्ड है या नहीं। और उनकी शेविंग पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि वो बहुत कायदे से होनी चाहिए, आपको बिल्कुल जरा सा भी वो पूरा क्लीन शेव होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो मिलिट्री मैन होते हैं ना, अब वो तो अलग अलग तरीके की कंडीशंस में, सिचुएशंस में रहते हैं, तो उनको हर जगह ऐसा तो है नहीं ना कि जाकर प्रॉपर वॉशरूम बना हुआ डिज़ाइन प्रॉपर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो उनकी जो किट होती है उसमें जो मिरर होता है, उस मिरर से जब वो शेविंग करते हैं तो शेविंग ऐसे रखेंगे, उसको नज़दीक ऐसे 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 करते हैं। तो वो जो नज़दीक रख रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो जो मिरर है वो प्लेन नहीं होता, हल्का सा कर्व्ड होता है, अंदर कुछ गड्ढा सा होता है उसमें, यानी कि कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर को जब मैं नज़दीक रख रहा हूँ तो मेरा चेहरा क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है और मैं उसके मिरर के बहुत नज़दीक हूँ, यानी कि मिरर के नज़दीक मिरर के है पोल, और हम फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा चेहरा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। तो छोटे से छोटा भी अगर कोई बाल हल्का फुल्का भी रह गया तो बहुत कायदे से प्रॉपरली क्लीन शेव हो जाते हैं वो, ठीक है। तो हर एक मिलिट्री मैन है, मिलिट्री मैन के पास एक छोटा सा कॉन्केव मिरर मिलेगा, ठीक है। तो और मेकअप वगैरह जो करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा वो सब होता है, वो सब लगाने लगने का, तो उनके पास भी जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर मिलता है, ठीक है, देखने के लिए कि कहीं चेहरे पर कोई निशान विशान तो नहीं रह गया। शादियों में देखा होगा ना कि बहन की शादी है या मौसी की शादी है किसी की, तो पहचान भी नहीं आती, क्योंकि आप तो पहचान भी नहीं आती, ठीक है। तो इतना कायदे से उनका चेहरा वगैरह साफ कर दिया जाता है। चलिए जी, तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। सेकंड लिखेंगे, concave mirrors are used in beauty parlors for close face makeups, third, concave mirrors are used by dentists concave mirrors are used by dentists to see the large images of the teeth of patients large images of the teeth of patients। अगर कभी किसी डेंटिस्ट के पास जाना हुआ हो तो आपने नोटिस करा होगा, वो डेंटिस्ट ने बैंड लगाए रखते हैं सर पर, और उस पर एक वो गोल सा शीशा होता है, उसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करने के बाद फिर जाते हैं, मुँह खोलो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, फिर उसके बाद वो देखना शुरू करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, उनको बहुत छोटा सा, हम कहते हैं वो प्लाक हो गया, उसमें कीड़ा लग गया, तो बहुत छोटा सा होता है, उन बेचारों की तो आंखों में दर्द हो जाएगा, वो उतने छोटे को कहाँ तक देखते रहेंगे।
तो क्या होता है कि कॉनकेव मिरर, क्योंकि बिल्कुल उसके माउथ के पास में है अब वो कॉनकेव मिरर, तो माउथ के पास में है तो टीथ कहाँ पर आ गया, ओल और फोकस के बीच में टीथ आ गया ऑब्जेक्ट, और जब उसकी इमेज है तो बड़ी दिखाई देगी, तो उनको कायदे से दिखाई दे जाएगा, वो उसको खींच कर साफ करेंगे या जो भी करना होता है वो कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके 2-3 मेन यूजेस हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।